गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? आई थिंक सब कुछ बढ़िया और सब कुछ बढ़िया होगा। आज जो हम लोग लेक्चर है बच्चों, आज करने जा रहे हैं कौन सा? फंडामेंटल फोर्स के ऊपर। ये हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे बच्चों। कौन सा? फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे बच्चों। फंडामेंटल फोर्सेस, अगर हम लोग बात करें तो नेचर में बेसिक फोर्स हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेस है। अगर पहला बात करें बच्चों तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों हमारे पास। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बच्चों। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये 4 फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ऐसे हम लोग बहुत सारे फोर्सेस का नाम सुन चुके हैं। एक है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, कांटेक्ट, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। इस तरह का बहुत सारा फोर्सेस हम लोग सुन चुके हैं। लेकिन नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 4 ही फोर्स है। तो बाकी फोर्स कहां लाई करेगा? वो सारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है बच्चों। यानी फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारा अगर बात करें, सरफेस टेंशन, ये सब कोई बात करें तो ये सारा किसमें? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आता है बच्चों। ठीक है ना? तो वो सब हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एक फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास बेसिकली क्या बच्चों? 4 है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिफिकेशन का, कि कम से कम लॉ से बहुत सारे फिनोमेनन्स को डिस्कस करना है। वैसे बहुत कम फोर्स से नेचर के अंदर जितने भी फोर्सेस को एग्जिस्ट कराना। तो उसी तरह के क्रम में अगर हम लोग बात करें उसमें, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर बात करें बच्चों, ये 2 मास के बीच में लगने वाला फोर्स। अगर इसका डिस्टेंस अगर मान लो r है और इस बॉडी का मास m है और इस बॉडी का मास m2 है, फोर्स जो लगता है वो बच्चों G m1 m2 by r का स्क्वायर। ये बच्चों फोर्स होता है किसके बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये कह रहा है कि ये 2 मास के बीच में लगने वाला फोर्स है और ये जो है वो काफी लॉन्ग रेंज, यानी अगर हम बात करें कि अर्थ और सन के बीच में, सन और प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ और मून के बीच में जो लग रहा है फोर्स, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ पे अगर कोई बॉडी हम लोग देखें छोड़ रहे, वो भी ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटी के कारण ये बॉडी नीचे गिर रहा है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है बच्चों। कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडी का साइज चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फोर्स उनके बीच में लगता रहता है, ये फोर्स उनके बीच में लगता रहता है बच्चों। अगर हम लोग फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में डिस्कस करें, ये फोर्स कैसा होता है, इसका क्या नेचर है, यानी पहला अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला अगर हम लोग बात किया जाए तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचता है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? 2 मास एक दूसरे को आपस में खींचता रहता है, एक दूसरे को खींचता रहता है। ये क्या हमारा ग्रेविटेशनल, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा अगर बात करें बच्चों तो ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है ये? वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। सबसे कमजोर फोर्स अगर बोला जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स है चारों में। अगर थर्ड फोर्स का बात करें तो ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है बेटा बच्चों, कंजर्वेटिव इन नेचर।
कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव का एक बेसिक मतलब क्या है कि जब इस फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर कराया जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। बस इतना ही ध्यान रखो अभी, क्योंकि फिर इसका डिस्कशन हम लोग को डिटेल में करना है, ठीक है ना। अगर इसका चौथा अगर पॉइंट अगर हम बात करें बच्चों, फोर्थ पॉइंट के ऊपर अगर हम इसका बात करें, ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? इसका जो लाइन होता है एक्शन वो एक ही लाइन के ऊपर होता है, एक ही लाइन के ऊपर होता है। फिर अगर हम पांचवा अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें इसका बच्चों, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है बच्चों, यानी मीडियम से इसको कोई लेना देना नहीं होता है कि इनके बीच में कौन सा मीडियम है। अगर अगला बात करें तो ये क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, यानी थर्ड लॉज ऑफ मोशन अगर बच्चों याद करो तो एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यानी कह रहा है ये फोर्स अगर इसके ऊपर लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी ये अगर इसको खींच रहा है तो ये भी इसको क्या करेगा? एक दूसरे की तरफ खींचेगा बच्चों। ये हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक और प्रॉपर्टी है इसका बच्चों, एक और प्रॉपर्टी है, वो है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर, इट ओबे क्या लिख लो? इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे यार इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। तो इतना ये प्रॉपर्टीज को हम लोग को क्या करना है बच्चों? धीरे धीरे ध्यान देना है, और ये सब आगे आएगा चैप्टर्स में, तो हम लोग इसको फिर से वापस इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। केवल एक मोटा मोटी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स कैसा होता है, यानी चार बेसिक फोर्स है, उस फोर्स में इसका क्या नेचर है, यानी मास पे डिपेंड करने वाला फोर्स कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? ग्रेविटेशन। क्या वो मीडियम पे डिपेंड करता है? तो बोलेंगे नहीं। क्या वो कंजर्वेटिव है? तो बोलेंगे हाँ। क्या वो सेंट्रल है? तो बोलेंगे हाँ। क्या वो इनवर्स है? तो है। ये सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है बच्चों। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। चलो हो गया। अब आते हैं लोग सेकंड फोर्स के ऊपर बच्चों। सेकंड फोर्स बहुत सारा प्रॉपर्टीज का मैच करेगा, इसलिए इसको डिलीट नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं। सेकंड हम लोग क्या लिखते हैं? स्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चों? यहां हम लोग देखे थे मास के ऊपर डिपेंड किया था। अगला एक प्रॉपर्टी मैटर के साथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। एक दूसरा प्रॉपर्टी जो है मैटर के साथ एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज के कारण देखो उसको, उस फोर्स को भी यहां पे हम बगल में लिखते हैं, F is equal to K Q1 Q2 by R का स्क्वायर। ये K Q1 Q2 by R स्क्वायर। देखो दोनों एक जैसा लग रहा है, दोनों एक जैसा लग रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मास पे डिपेंडेंट है, वो चार्ज पे डिपेंडेंट है। ये मास पे डिपेंडेंट है, वो चार्ज पे डिपेंडेंट है। क्लियर है ना? तो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो तो चार्ज पे डिपेंड करने वाला फोर्स, तो अब हम कह रहे हैं कि क्या होगा? तो चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज जो है वो दो तरह का नेचर एग्जिस्ट करता है। अगर ये मान लो दोनों पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मान लो, क्योंकि ऑलरेडी अट्रैक्शन माने हुए, तो ये क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो हम यहां पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे कि पहला पॉइंट में attractive as well as repulsive in nature। ये दो नेचर का होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये क्या वीक होता है? तो नहीं, वीक फोर्स नहीं होता है बच्चों। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
क्या होता है, काफी बड़ा होता है। अगर हम यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन ले ले और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन ले ले, इस पे मत लो, मास ऑफ प्रोटॉन इसके ऊपर ले लो, क्योंकि दोनों पे सेम नेचर का ले रहा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे चार्ज ई ले लेते हैं, यहाँ पे चार्ज ई लेते हैं। अब देखो दोनों का अगर फोर्स तुम कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, जी मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर तुम लोगे बच्चों, तो यहां रखेंगे के इंटू ई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ऐसा। अब देखो जी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर। के का वैल्यू बात करोगे बच्चों तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखोगे तो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी बच्चों। इस सारा का तुम कैलकुलेशन अगर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ना बच्चों, क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 10 टू द पावर 36 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इतना बड़ा होता है, 10 टू द पावर 36 टाइम ग्रेटर होता है बच्चों, 10 टू द पावर 36 टाइम ग्रेटर होता है ये फोर्स। देख लो इतना बड़ा होता है, 10 टू द पावर 36 टाइम बड़ा होता है बच्चों, इतना बड़ा होता है। ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये सेंट्रल फोर्स होता है, क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ये भी होता है, थर्ड लॉ को ओबे करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। अब ये कह रहा है मीडियम पे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो ये मीडियम पे क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम, डिपेंडेंट ऑन मीडियम, यानी मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बच्चों फोर्स किस पे है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग अगर k का एक वैल्यू लिखते हैं, अगर डिपेंडेंट ऑफ मीडियम की अगर बात करें तो हम लोग एक k का वैल्यू लेते हैं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। इसके कारण यहां पे क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम का स्क्वायर, ये वैल्यू होता है बच्चों। और ये बच्चों वैल्यू जो होता है वो होता है फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम का अगर मीडियम बदलोगे तो इसका मतलब बदलेगा। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, अगर पूरा नाम लिखोगे तो क्या लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है इसको। यानी ये मीडियम के ऊपर क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है। अगर मीडियम तुम बदलोगे तो ये वैल्यू जो है वो चेंज करता रहता है, ये वैल्यू चेंज करता है। तो देखो अभी हम लोग दो फोर्स देखे, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नियरली इक्वल जैसा है। एक है मास पे डिपेंडेंट और दूसरा है चार्ज पे डिपेंडेंट। इसलिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखो इसका रिपीटेड है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज रिपीटेड है इसके अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज है। एक मीडियम से इंडिपेंडेंट है, एक मीडियम पे डिपेंडेंट है, एक केवल अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, एक दोनों अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव है बच्चों। तो ये हम लोग का दो फोर्स जो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों में मजबूत कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है बच्चों, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट। इसके बाद हम लोग थर्ड फोर्स और फोर्थ फोर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट थर्ड फोर्स और फोर्थ फोर्स के बीच में डिस्कस करेंगे बच्चों। चलो तो इतना चीज हमारा क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलो अब ज्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। थर्ड हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो ये फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? जैसे देखे थे कि यहाँ पे चार्ज के बीच में और मास के बीच में लग रहा था, वैसे अगर न्यूक्लियस के अंदर हम लोग बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ, इसके अंदर कुछ रहा होगा ऐसा मान लो। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी देखें कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, ये दो प्रोटॉन है तो एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए था, एक दूसरे को दूर, लेकिन कह रहे हैं ये इतने छोटे से साइज में, यानी 10 टू द पावर -15 मीटर के साइज में कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा। तो कह रहा है इसको कोई ना कोई और फोर्स जो है वो पकड़ के रखा है, यानी फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव अगर फोर्स के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि वीक होता है, अगर ये पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना तगड़ा है छोड़ के भाग जाएगा इसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो पकड़ा नहीं होगा, कोई और फोर्स पकड़ा होगा, वो फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कहां लगता है ये, इट एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बीच में ये लगता है बच्चों। दूसरा चीज, इसका रेंज कैसा होगा, ये रेंज क्या होगा, वेरी स्मॉल रेंज। रेंज का बात करें तो, अगर रेंज का बात करें तो कितना है, 10 टू द पावर -15 मीटर या 1 फर्मी, 1 फर्मी भी बोलते हैं इसको हम लोग, वेरी स्मॉल रेंज में एग्जिस्ट होता है। तीसरा बात अगर करें तो कैसा होता है ये, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर बात करें तो कैसा है बच्चों, अट्रैक्टिव इन नेचर, हम यानी हमेशा इसको खींचेगा। चौथा अगर बात करें तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कितना बड़ा होता है, अगर पूछेगा कितना बड़ा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है 100 टाइम बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो 100 टाइम बड़ा होता है, इसलिए क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है, इसको पकड़ के रखेगा। फिर अगर पांचवा पॉइंट से अगर बात करें तो ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है बच्चों। ये इतना सारा पॉइंट्स, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये फोर्स, यानी अगर अभी हम लोग देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इससे छोटा कौन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी लास्ट चौथा फोर्स बात करेंगे तो हम एक कंपैरिजन हम लोग नोट कर लेंगे। चलो, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बहुत छोटा फोर्स है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। इतना पॉइंट इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है, बाकी डिटेल बाद में इसका हम लोग पूरा करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके देख लो। अब आता है हम लोग चौथा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इसलिए इसका भी न्यूक्लियर फोर्स का नाम है। अगर पहला बात करें तो ये किसके किसके बीच में लगने वाला है, तो एक मीजॉन और लेप्टॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है बच्चों। मीजॉन और लेप्टॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। दूसरा, ये ऑब्जर्व होता है जब बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके के समय इसको ऑब्जर्व किया जाता है। जब बीटा डीके होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इसके साथ रिलीज होता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन पाया गया कि इसका जब बीटा डीके होता है तो उसमें एक पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्या देख रहा हूं, मीजॉन के बीच में लग रहा है, बीटा डीकेज होता है, और ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये फोर्स जो होता है कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये छोटा होता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। इन दोनों से क्या होता है, ये छोटा होता है, ये छोटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हो गया हमारे पास, ग्रेविटेशन सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे बड़ा कौन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे बड़ा कौन हो गया, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सीक्वेंस हो गया बच्चों, ये सीक्वेंस हो गया। इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता नहीं, अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और खोज चल रहा है। जैसे ही आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका रेंज भी बहुत छोटा होता है। फोर्स क्या, वेरी स्मॉल रेंज। बस इतना ही इसके बारे में हम लोग बात करते बच्चों, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। और बाकी जो इसका डिटेल है वो हम लोग इसका चैप्टर जब आएगा तो करेंगे, जो 12th में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों। चलो, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों फोर्स से रिलेटेड था। तो नेचर में बेसिकली फोर्स क्या एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सा फोर्स है, कौन सबसे स्ट्रांग है। अब इसका सारा चीज हम लोग डिटेलिंग चैप्टर वाइज आएगा, वैसे करते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। ये वीडियो क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और पीछे का जो वीडियोस है बच्चों उसको भी कंटिन्यू देखते आओ, क्योंकि एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस बीच में छोड़ोगे तो चीज समझ में नहीं आएगा, जैसे वेब सीरीज देखते हो। क्लियर है। चलो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 के साथ, और बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बच्चों।